मैंने आपको बताया था कि ये किताबें हैं कक्षा 1 से 5 तक की NCERT जो इतनी बैठेंगी, तो उसमें जो EVS है उनके ये क्या हैं, पार्ट के शॉर्ट नोट्स हैं। इसमें आपको क्या पता लगेगा, तथ्य, और ये तथ्य डायरेक्ट आएंगे। तो अब हमारा अगला पार्ट है कहानी सपेरों की। कहानी सपेरों की। सपेरे कौन होते हैं? बीन बजाते हैं। कभी कभी वो भी तो होता है, बारात उरात होती है तो डांस करते हैं, तो कुछ लोग बीन वाला सॉन्ग बजा देते हैं। वो मैंने कीचड़ में तक लोगों को नाचते देखा है। ऐसा क्या होता है वो नाचने लगते हैं? हाँ, कभी कभी आपस में बीन, मतलब जो नाग होता है वो नाचने लगता है, कुछ ऐसा ही है ना। अगर यहाँ बीन बजाई जाए प्रियंका को रिस्पॉन्स मिलेगा? हाँ, अच्छा, कोई नागिन डांस पर डांस करता होगा। असल में ऐसा नहीं है कि सॉन्ग बीन सुन के नाग ही झूमता है, सांप इंसान भी झूमते हैं। कभी कोई कार में जा रहा है और उसके मनपसंद गाना लगा हुआ है और फिर वो झूम रहा है, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, ठीक है, या वो कह रहे हैं चलो बुलावा आया है, वो झूमता हुआ जा रहा है। तो ये क्या होता है, सॉन्ग सुनने के बाद आदमी झूमने लगता ही है। बदनाम तो बेचारे सांप हैं कि बीन बजाने पे, और यहाँ भी हो सकता है बीन बजाई जाए तो कोई झूमने लगे। प्रियंका ट्राई करके देखना, हो सकता है। क्यों, डाउट है तुझे कोई? अच्छा, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छा संगीत मिलता है, झूमते हैं। तो कहानी क्या है? कहानी सपेरों की। कहानी सपेरों की। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। यहाँ एक शब्द आया है कालबेलिया। ये कालबेलिया का मतलब क्या है? कालबेलिया, काल का मतलब मौत, काल का मतलब, और बेलिया का मतलब जो मौत से खेले। कालबेलिया। तुम्हें क्या लगता है सपेरों का काम आसान है? मौत से खेलना हो गया। पता लगा सांप पकड़ने गए और ने ठीक है, तो जैसा निशान है वैसा ही निशान, मतलब खतरे का काम है। तो जो इस कारण कहते हैं कालबेलिया। और एक कारण इनका ये भी है कालबेलिया कहने का, इनका डांस भी होता है, जिसे कालबेलिया डांस कहते हैं। वो कैसे होता है कि इसमें अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो ये जो मेरे हाथ हैं ये चिपट जाएंगे दीवार, उससे जमीन में, और आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी करके। तो इस डांस को कालबेलिया डांस कहते हैं, जो सपेरे एक विशेष उत्सव में करते हैं। तो पहला मतलब जो काल के साथ खेलता है, मौत के साथ खेलता है। दूसरा जो कालबेलिया डांस करता है, तो ये सपेरों का रहता है। नाग गुम्फन एक ऐसी डिजाइन या रंगोली कढ़ाई जैसी है जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। आपको इसका मैं मतलब समझाऊं, कभी कभी नाग पंचमी पे देखा होगा कि जो कच्चे घर होते हैं या पक्के घर होते हैं तो उसमें एक नाग का डिजाइन और कुछ इस तरीके प्रिंट, ये वही चीज़ है। इसको कहते हैं नाग गुम्फन। ये विशेषकर एक डिजाइन होता है सपेरे जो बनाते हैं, या आप लोग भी कई बार नाग पंचमी पे बना देते हो। ये एक रंगोली कढ़ाई टाइप की होती है और ये दीवारों को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर सौराष्ट्र में। कहाँ पे? और गुजरात में और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। असल में ये सेंटेंस गलत लिखा है, यहाँ पे ये आएगा गुजरात के दक्षिणी भाग में, गुजरात के दक्षिणी भाग में। इसका मतलब क्या है? सौराष्ट्र क्या है? जैसे ये गुजरात का हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है? गुजरात का। तो ये क्या है? महाराष्ट्र। तो गुजरात का दक्षिणी वाला हिस्सा और महाराष्ट्र का ऊपर वाला हिस्सा, इसको सौराष्ट्र कहा जाता है। क्योंकि ये राष्ट्र तो आपने पढ़ा ही नहीं, सौराष्ट्र क्या है। तो गुजरात का दक्षिणी हिस्सा और महाराष्ट्र का ऊपरी वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? सौराष्ट्र कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके की डिजाइनिंग और नाक की आकृति बनाई जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। फिर कह रहे हैं कि बीन पार्टी के बाजे। ये बीन पार्टी क्या होती है? बीन पार्टी होती है, समझा प्रियंका, समझाओ। पार्टी होती है तो गाने बजते हैं, क्या पार्टी होती है तो मतलब ये बीन और ये मतलब ढोल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। किसी ने बीन पार्टी देखी है? पता नहीं होता क्या। जब 3 साल पहले हमारे फुफेरे भाई की शादी हुई थी तो शादी में यही बीन पार्टी बुलाई गई थी। इसमें क्या होता है, जो सपेरे होते हैं, सपेरे
उनको लगभग 12-13 सपेरों को बुलाया जाता है, पूरी टीम आती है, वो वैसे ही कपड़े और ढचर बना के पूरा आते हैं। और फ़र्क इतना होता है कि जो कुछ गांव में लोग क्या करते हैं कि डीजे पे बीन वाला सॉन्ग बजा लिया और तब लोग डांस करते हैं, नागिन डांस, बस यहाँ थोड़ा अलग होता है। वास्तविक सपेरे आते हैं, वास्तविक बीन आती है और वास्तविक रूप से बीन बजाई जाती है। तो जो डांस करने का इच्छुक होता है फिर वो डांस करता है। बस उसमें इसमें अंतर ये होता है, उसमें कुछ इंसानी मतलब जो इंसान तो डांस कर रहे हैं उनके साथ कुछ असली नाग भी आ जाते हैं, क्योंकि वो तो नेचुरल होता है ना पूरी तरीके से। अभी नहीं आया समझ में? मतलब आप जैसे किसी सिंगर को बुलाओ तो अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट लेके पूरी टीम आती है, जैसे कव्वाली या भजन या कीर्तन में वैसे ही बीन पार्टी होती है जिसमें 20-25 सपेरे आते हैं बाकायदा ढचर बना के, पूरा वैसे ही ओरिजिनल, सांप नहीं लाते हैं, ओरिजिनल सपेरे, ओरिजिनल बीन। बस जब वो बीन बजाते हैं, ढोल बजाते हैं तो एक अलग ही साउंड आता है, जैसा वो नागिन फिल्म में अमरीश पुरी अपनी टीम लेके आया था श्रीदेवी को पकड़ने के लिए। अब आया ध्यान? वो दृश्य ध्यान आ रहा है? श्रीदेवी को पकड़ने के लिए अमरीश पुरी आया था, वो ही बीन पार्टी है पूरी। वो गाना भी है, मैं नागिन तू सपेरा, वो चीज़ है बीन पार्टी। अब क्लियर हो गया? तो हमने बीन पार्टी बुलवाई थी तो असली नागों के साथ साथ कुछ असली वाले भी आ गए थे, ठीक है? कोई नहीं आया था लेकिन लोग ही आ गए थे। ऐसे सांप ऐसे नहीं आता है। पहली बात तो सांप के कान नहीं होते हैं, वो सुनता नहीं है, तो फिर बीन बजाने पाता क्यों? ऐसा जय श्री की शादी होगी तभी आप देख लेना, उसमें बीन पार्टी को बुला लेते हैं, ठीक है? नहीं, ऐसा तो गाजियाबाद से ये लोग आते हैं, गाजियाबाद में इनकी टीम है। बाकायदा आप नेट पे सर्च करोगे, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे बीन पार्टी, तो इस तरीके से उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस जो है सभी आ जाता है। तो अगर आप यहाँ सर्च करोगे कि बीन पार्टी क्या है तो बाकायदा वैसा ही ढिचर बना के आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि बीन पार्टी जो है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। तो बीन पार्टी में बीन होती है, तुम्बा होता है और खंजरी होता है। तुम्बा वो खींचने वाला और खंजरी बजाने वाला होता है। अभी तुम्हें दिखाते हैं बीन पार्टी। तो इस तरीके से उनकी क्या होती है, बीन पार्टी। और इसमें कौन होते हैं? सपेरे। आप देखो इस तरीके से, ये है, ये देख रहे हो आप, ये लोग आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये चीज़ जो है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि ये पूरी टीम आती है और टीम आने के बाद में ये देखिए इस तरीके से, ये है बीन पार्टी। दिख रहा है? ये लोग नाच रहे हैं, बाकायदा इनके पास बीन है, और ये देखो तुम्बा, खंजरी, ये सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? आ रहा, ये बीन पार्टी होती है। जब भी आपके घर में शादी हो तो फ़ोन नंबर इनके रहते हैं, आप इन्हें बुला सकते हैं, सपेरा बीन डांस। दिख रहा है? क्लियर हो गया बीन पार्टी? ऑनलाइन वीडियो है ना, सुनिए। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा बीन पार्टी। देख ले, बीन पार्टी, इसमें बीन होता है, तुम्बा होता है, खंजरी, इंस्ट्रूमेंट, बजाने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और ढोल शामिल होते हैं। ढोल के अलावा तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। केवल बीन, इसको क्या कह रहे हैं कि ढोल के अलावा। तो क्वेश्चन पहला ये बनेगा कि बीन पार्टी में क्या क्या सम्मिलित होता है। नंबर 1 बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल। ढोल जानते हो, तुम्बा, खंजरी ये, और ये खींचने वाला। इसके अलावा ढोल को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों किससे बचते हैं? सूखी लौकी से बनते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कई बार आया है और आपको समझना है। आगे बढ़े। बीन पार्टी। भारत में 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, विशेषकर एनसीईआरटी में ध्यान रखना, सीटेट में। दुनिया में कितने ही प्रकार के सांप हो, लेकिन जो एनसीईआरटी में आंसर है वही मानना है आपको। ना 1 इंच ऊपर जाना है, ना 1 इंच नीचे जाना है, वरना काम खराब हो जाएगा। अपना ज्ञान मत लगा देना। जैसे
एक जनरल सा क्वेश्चन है कि भारत में तोप का पहली बार प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। लेकिन अगर एनसीईआरटी ये कह दे कि औरंगजेब ने कराया तो मानना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी ये कहे कि ऐसा है तो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर आएगा उसमें बकायदा वही विकल्प होंगे। भले ही हाथी 6 घंटे सो ले, लेकिन तुम्हें कितना लगाना है? 2 से 4 घंटे। भाई मर्जी है हाथी की, वो 6 घंटे सो भी तो सकता है। ऐसे तो मनुष्य कितने घंटे सोता है? मान के चलिए 6 से 7 घंटे। अब वो 12 घंटे भी तो सो सकता है। कभी सोए 12 घंटे? 12 घंटे सोना भी आसान बात है। हाँ, मैं तो सो लिया हूँ 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे आराम से। अगर 8 बजे सोया तो 8 बजे ही उठे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब जैसा इसमें लिखा होगा वैसा ही आपको याद करना है। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। नंबर 1 नाग, नंबर 2 करैत, दोबोइया, अफाई। नाग, करैत, दोबोइया, अफाई। नाग, करैत, दोबोइया, अफाई। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जहर वाले। जब मुंह खुलता है, खोलना, जब मुंह खुलता है तो 2 खोखले दांत होते हैं। ये एक ट्यूब की तरह होते हैं। जैसे ट्यूब होता है आँख में दवा डालने वाला ट्यूब, देखा है? ये वैसे ही होते हैं। जैसे ही काटते हैं जहर जो है अगल देते हैं। ठीक है, देख लेना है भी नहीं है? हैं 2 हैं। जंगली जानवरों को पकड़ना और रखना जो है वो कौन सा कानूनी अपराध है? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वन्य जीव अधिनियम जो है वो बना हुआ है, जो प्रतिबंध लगाता है किस पर? जानवरों के शिकार पर। वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। वन्य जीव अधिनियम 1972 में कब आया? 1972 वन्य जीव अधिनियम। अगर भूल जाओ तो ये ध्यान रखना, जब तक 72 जानवरों का शिकार ना कर लो शिकारी नहीं कहलाते। मैं ट्रिक याद कराई थी सने, हम ट्रिक से याद कराते हैं सारी। तो वन्य जीव अधिनियम कौन लाया था इसको? इंदिरा गांधी। विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना। ठीक है, अब ये लिखा है चखने से पचने तक। ये एक पार्ट है आपकी एनसीईआरटी में। देखिए मैंने बहुत शॉर्ट किया है, अगर मैं इसे लॉन्ग करता तो ये बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन मैं यहाँ आपको पढ़ा पूरा दूंगा, आप समझ जाओगे। तो चखने से पचने तक ये कहानी है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो इसके बारे में कैसे पता लगता है? एक मरीज होता है डॉक्टर मॉर्टिन, मरीज होता है मॉर्टिन, उसके पेट में गोली लग जाती है। क्या लग जाती है? और डॉक्टर जब उसकी गोली निकालते हैं तो उसके पेट में खिड़की बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो जब डॉक्टर खिड़की बना देते हैं तो जब भी वो कुछ खाता है, देखता है, तो चेक करते रहते हैं पेट में क्या प्रोसेस हो रहा है, पच कैसे रहा है। ये बकायदा एनसीईआरटी में पार्ट है। तो डॉक्टर मरीज होता है मॉर्टिन, उसका ऑपरेशन होता है तो पेट में खिड़की बन जाती है। तो डॉक्टर उसमें देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और डॉक्टर कौन होते हैं? डॉक्टर बोमेन। पेट में खिड़की, समझ गए? तो इससे पता लगता है कि कुछ ऐसे पाचक रस होते हैं हमारे, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी लार में और हमारा ये पित्ताशय कुछ ऐसे रस छोड़ता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो ये बात समझ में आ गई। मरीज कौन था? मरीज कौन था? मॉर्टिन। पेट में क्या लग गई? गोली। तो इलाज के दौरान खिड़की खोल दी डॉक्टरों ने। और डॉक्टर का नाम क्या था? बोमेन। ओडिशा में एक जगह है कालाहांडी, जहाँ के लोग घास खाकर जिंदा रहते हैं, उनके पास खाना खाने के लिए भी चावल अन्न नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें यही लगता है कि जो मिड डे मील परियोजना बनी है जो ऐसे ही बनी है? मिड डे मील परियोजना का बहुत बड़ा काम है, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ऐसी जगहों पे जहाँ भुखमरी है या जहाँ लोगों को खाना, मतलब कुछ ऐसे एरिए होते हैं, यूपी में भी हैं, ये महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे मतलब एक बीहड़ टाइप का है, आम खाने की प्रॉब्लम है या अन्न नहीं होता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और ऐसी जगह पे माता पिता को बहुत आसानी हो जाती है। किससे? मिड डे मील से। कैसे? माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं तो बच्चे को जमा कर गए सुबह कहाँ? स्कूल में। तो एक टेंशन तो खत्म हो गई, वरना इससे पहले बच्चे के पैर बांध के रखना पड़ता था, नहीं तो भेड़िया ले जाएगा। वो जंगल का भीड़ इलाका है, अगर माता पिता बच्चे को छोड़ के मजदूरी करने गए तो क्या गारंटी भेड़िया ले जाए या कोई जानवर उठा ले जाए या कोई मार दे। तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बच्चों को बांध के रखना पड़ता था। लेकिन जब से मिड डे मील आया तब से 2 प्रॉब्लम खत्म हुई। सबसे पहले बच्चे को जमा कर दिया कहाँ? स्कूल में, बच्चा जमा हो गया। दूसरा, उसे दोपहर का खाना मिल गया। जब माता पिता शाम को मजदूरी से लौट के आए तो बच्चे को खाना भी मिल गया, प्लस वो सुरक्षित भी है। तो यहाँ बहुत बड़ा काम है। तो वही वाली बात कह रहे हैं कि एक जगह है, कहाँ पर? उड़ीसा के कालाहांडी में, जहाँ बच्चों को अन्न भी खाने को नहीं मिलता है, घास फूस खा के काम चलाना पड़ता है। अब यूपी में तुम क्या समझोगे मिड डे मील का महत्व? यहाँ तो एक बच्चे को संभालने के लिए 10 लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट
और बाबू किसके पास होगा इस समय? अपनी बुआ के पास होगा। तो बुआ है, उसकी दादी हैं, बहुत से लोग हैं संभालने के लिए, उसके पापा हैं, कोई नहीं तो पापा तो हैं ही। अगला देखो, खाए आम 12 महीने। इसका मतलब है एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप 12 महीने खा सकते हो। मैडम के पेड़ के आम बहुत मीठे थे घर पे आम खाए सभी ने, सबने अच्छे बताए। और घर के पेड़ की बात ही अलग है, लेकिन बंदर छोड़ें तब ना पेड़ पे आम बहुत आते हैं लेकिन बंदरों का तांडव रहता है। नहीं, आम बढ़िया था, दशहरी आम आपका काफ़ी बढ़िया था, सभी ने खाए। कोचिंग में भावना मैडम की क्लास चल रही थी तो सभी लोग खाते थे जितने थे। अगला देखो, और तो कुछ लोगों ने रोटी से भी खाया है अगला देखते हैं, आम खाएं 12 महीने। मतलब आम 12 महीने कैसे खा सकते हैं, उसका तरीका है पापड़, आम पापड़ बना के। क्या बना के? आम पापड़ बना के। आम कितने महीने खा सकते हो? 12 महीने। जैसे मामिडी तांड्रा, जैसे अपने यहाँ क्या होता है आम पापड़ कहते हैं, पर इसको आंध्रा में क्या कहते हैं? मामिडी तांड्रा। मामिडी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि मामिडी तांड्रा जो है वो किसे कहते हैं? आम पापड़ को। ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। तो ये बच्चों की कहानी है जो अपनी माँ के पास जाते हैं, कहते हैं माँ आम पापड़ बनाना है, तो माँ कहती है कुछ चटाई लेके आओ, कुछ आम लेके आओ, कुछ मिठाई लेके आओ, कुछ चीनी लेके आओ, तो मैं तुम्हारे लिए आम पापड़ बना दूंगी। ये वो कहानी है। तो इसमें कह रहे हैं मामिडी तांड्रा किसे कहते हैं? आम पापड़ को। और ये आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश के आत्रेपुरम गांव की कहानी है। कौन सा गांव है? आत्रेपुरम गांव की कहानी है। इसमें क्या क्या चाहिए होता है? चटाई, कैज्यूरीना पेड़ के डंडे, इनमें लचक होती है। मतलब जैसे 2 डंडे इधर गाड़े, उस पर चटाई सेट कर ली, तब उसके ऊपर आम पापड़ का डाल के लिक्विड परत बनाई गई। एक परत बनी, फिर उसके बाद दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, फिर 5वीं परत, ऐसे बनते हैं। तो इसमें उसकी जड़ें होती हैं, कैज्यूरीना पेड़ की जड़ें, और नारियल से बनी हुई रस्सी, और गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। मतलब कहानी है कि कैसे करके बच्चे का आम पापड़ बना। तो सबसे पहले उनकी माँ ने कहा तुम एक रस्सी लेके आओ जो किससे बनी होगी? नारियल से, और गुड़ चीनी लेके आओ, और क्या लेके आओ? चटाई लेके आओ, और कैज्यूरीना पेड़ की जंडी लेके आओ। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? अल्पना आम पापड़। ठीक है। अगली बात क्या है? बीज। अगला पार्ट क्या है? बीज के क्या है? बीज क्या होता है? अब ये कह रहे हैं कि साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी, लेकिन तुम मुझे अंकुरित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो साबुत दाल होती है उसे जब दल देते हैं तो क्या बन जाती है? दाल। लेकिन वो अंकुरित तभी होगी जब वो जुड़ी होगी, और जब तुम अलग कर दोगे तो अंकुरित। बात आ गई समझ में? चना जैसे ज्वाइंट में है तो अंकुरित हो जाएगा, और चने को 2 फाड़ कर दो तो अंकुरित नहीं होगा। अगला देखो, कुछ पौधे चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसमें नेम्पेथिस, और इसको हिंदी में कहते हैं घटपर्णी, मणिपुर में होता है ये। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये पौधे जो हैं, कुछ चूहे को, कीड़ों को, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो ऐसे पौधे होते हैं कीड़े खाते हैं, क्यों करते हैं ये? वेरी गुड, नेहा का आंसर बिल्कुल सही है। ये जहाँ जिस मूवी में, हाँ भाई ये वाली सहेली तेरी दमदार है, इसे कहाँ तुमने रखा था? और इसे थोड़ा मोटिवेट कर दे शिवानी को, ये भी जवाब दिया करे। देखो है कुछ नहीं, यकीन मानना, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो 3 नियम अपना लो। पहली बात, अपने आप को असंतुष्ट रखो। असंतुष्ट रखना क्या होता है? तुम आ सकते हो टमटम से, आ सकते हो किसी से, पैदल आओ। दर्द होना चाहिए पैरों में, और दर्द होना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हारे घर पे सारी सुविधाएं हैं, अपने आप को अभावों में रखो। अभावों में रखने का मतलब है कि अगर तुम्हें नीड्स जिस चीज़ की है वो चीज़ मत लो। अपने आप को ऐसा दिखाओ, ऐसा रखो कि जैसे असंतुष्ट रखो। ये नहीं कि तुम्हें कपड़े बनाना है 10 जोड़ वाली, नहीं। अपने आप को असंतुष्ट रखना है। भले ही तुम्हारे पापा के पास कितना ही पैसा है, लेकिन तुम्हें अपने आप क्या रखना है? असंतुष्ट। अपने आप को क्या देना है? दर्द। भले ही तुम्हारे पास कार है, स्कूटी है, साइकिल है, बट आओ पैदल। दर्द प्लस अगर तुम शादी पार्टी में गए, अब वहाँ तुमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खरीद के जाना है, नहीं, सबसे बेकार कपड़े पहन के जाओ ताकि बेइज्जती हो और दर्द हो यहाँ कि अरे ये देखो कितना बढ़िया फ्रॉक पहनी है जय श्री यार, हालांकि पैसा तुम्हारे पास भी है, कमी नहीं है, बट अभाव में रखना है। ठीक है, थोड़ा दर्द मतलब होना चाहिए। और मोबाइल तुम 12,000 का चला सकते हो, पर चलाओ छोटा कीपैड वाला, क्यों? तुम्हें लगे
ये जो तुम जब अपने आप को असंतुष्ट रखोगे, अपने आप को परेशान रखोगे, तो तुम्हारा दिल और आत्मा फिर एक हो जाएंगे, कहेंगे भैया तू पढ़ ले, तू क्या कर ले, पढ़ ले। ऐसे पनिशमेंट कुछ रखो, जैसे मैं भी करता हूँ कि अगर मेरा कोई काम बिगड़ जाता है या कोई एग्जाम मेरा रहता है तो मैं पनिशमेंट लगा देता हूँ कि जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे ये नहीं पहनना है, तब तक मुझे किसी शादी पार्टी में नहीं जाना है, तब तक मुझे ये काम नहीं करना है, या मुझे अपने कपड़े नहीं बनाना है, या मुझे अपने बाल उड़वा देना है। अभी आपने देखे थे मेरे बाल इतने से हो गए थे, वो भी एक पनिशमेंट का हिस्सा था। एक एग्जाम मुझे देना था पर मैंने जानबूझ के छोड़ ही दिया, तो मैंने खुद को पहले बोला कि अगर ये एग्जाम मैं देने नहीं गया तो मैं बाल उतरवा दूंगा। अब वो कुछ समीकरण ऐसे बने कि सुपर टेट वाले पढ़ रहे थे, मैं नहीं जा पाया, क्योंकि भाई राजस्थान का मतलब है कम से कम तो 2-3 हफ्ते मान के ही चलो यार, जब जाएंगे तो भागा दौड़ी कोई ना करेंगे, थोड़ा रुक के आएंगे, घूम के आएंगे, तो पनिशमेंट में बाल ही लगे हुए थे, उतर के पड़ गए। तो ऐसे अपने आप को असंतुष्ट रखो, कभी अपना खुश मत रखो। जब तुम्हारा खर्चा चल रहा है, मान के चलो 2000 में, तुम्हारे पापा दे भी सकते हैं, पर 2000 मत लो, उनसे 200 लो, और 200 में खुद को एडजस्ट करो। क्यों? तुम्हें दर्द होना चाहिए। अब पता लगा पापा 2000 दे दो, पापा ने दे दिए 4000, फिर क्यों पढ़ोगे? पढ़ाई का खेल है मन से, और मन अगर संतुष्ट हो गया तो मन पढ़ाई में लगेगा नहीं। खुद को असंतुष्ट रखना है। तो पढ़ाई में 2-3 बेसिक नियम है। पहला, चमक धमक से दूर रहो। दूसरा, सोशल मीडिया से दूर रहो। तीसरा, समाज से दूर रहो। चौथा, अपनी नीड्स को जीरो पे ले आओ। अपनी नीड्स को जीरो पे ले आओ, कतई जीरो पे ले आओ। तुम्हारा ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लगने लगेगा, तुम्हारा सिलेक्शन होने लगेगा। ठीक है? इसको समझ में आ रहा? कहीं पता लगा कि तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट रख रहे हो तो फिर दूसरे भी तुम्हें परेशान कर सकते हैं। एक लड़की है, वो सिंपल रहती है, उससे कभी कोई कुछ कहेगा ही नहीं। अब वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करे हुए है खुद को। ये नियम लड़कों पे भी लागू होता है। अब लड़कों का क्या है, पढ़ने वाला लड़का है, कुछ मत करो, लोअर पहन लो, टी-शर्ट पहन लो, पढ़ाई करो। अब तुम बढ़िया जीन्स ला रहे हो, ब्रांडेड, बढ़िया जूते ला रहे हो, बढ़िया ब्लैक गॉगल ला रहे हो, रेड चीफ की बेल्ट ला रहे हो, रेड चीफ के जूते ला रहे हो, तो फिर तो समस्या आएंगी। फिर तो समस्या आएंगी, टेंशन हो जाती है कभी कभी। एक बार एक दोस्त के यहाँ शादी में गए थे, गाँव में शादी थी, तो शादी का पता ही है, शादी हॉल में तो कोई दिक्कत नहीं, गांव में होती तो सोने की व्यवस्था ऐसी होती है। तो उसने हमारा बिस्तर लगा दिया एक जगह पे, बोले यहाँ आप सो जाइए। पहली बात तो मच्छर बहुत, नींद नहीं आ रही, जैसे तैसे नींद आई, सोए। सुबह को देखे तो जूते गायब। अब जूते भी रेड चीफ के। रेड चीफ का जूता 3500 से कम का क्या आता है, वो लिए ही मैंने 3800 रुपये के थे। अब 2 टेंशन हो गई, एक तो रात भर नींद पूरी नहीं हुई, मच्छर काटे, दूसरा रेड चीफ के जूते गायब। पता लगा कुत्ते ले गए, और ले जाने के बाद हालांकि फाड़ तो नहीं पाए पर बेकार कर दिए उन्होंने। तो जितनी आप सुख सुविधाओं में रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल 3000 का है, चुर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यही एप्पल का आईफोन है, तो मन जो है इधर ही लगा रहेगा कि भैया चला ना जाए। तो कहने का मतलब, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अपने आप को सिंपल पे ले आओ, कतई अपने आप को ले आओ और आभावों में जीना शुरू कर दो। यकीन मानना, पढ़ाई में मन ऐसा लगता रहेगा कि कुछ पूछो मत। और जितना तुम खुद को, और पैसा कमाने से बचो। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें पैसे की इनकम हो रही है, उसे तत्काल छोड़ो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास कहीं से 2 रुपये भी आ रहे हैं तो मन पढ़ाई में फिर नहीं लगेगा। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तुम लोग समझ जाओगे, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा तुमने इतने लंबे समय तक क्या किया, तुम 30 साल की हो गई, तुम अभी तक क्या करती रही? तभी तुम्हारा डिलीवर होता है, सर हम सिलाई कढ़ाई करते गए, हम सिलाई कढ़ाई करते गए। समझ गए? समझ गए होगे? वो इस समय सुपर टेट में पढ़ रही हैं। तो अब उसने अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल बर्बाद कर दिए सिलाई कढ़ाई में। अगर वो ही बर्बाद कर देती पढ़ाई में तो रिजल्ट क्या होता? अब बात समझ रहे हो ना? सीधा फंडा है, खुद को चमक धमक से बचाना है बस। जितना तुम चमक धमक से बचोगे, और ये कब तक बचाना है? जब तक जॉब नहीं लग रही। और जिस दिन जॉब लग जाए उस दिन जूता भी 3000 का क्यों, 12000 का पहनो ना। शर्ट भी क्यों, ब्लैकबेरी की लेके आओ ना। चश्मा भी क्यों, टाइटन का लेके आओ ना। पर कब? जब जॉब लग जाए। और जब जॉब ना लगे, भले ही तुम्हारे पास स्कूटी कार है, पर आओ पैदल ही। जब दर्द होगा ना पैरों में, तो माइंड एक बात कहेगा कि बेटा पढ़ ले। ये कौन जुड़ेगा कि पैसा भी हमारा बहुत गया, हाय हमारे सीटेट में 10,000 गए। एक टेंशन ये, दूसरा में इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं, दूसरी टेंशन, तीसरा अगर नहीं हुआ तो घर वाले मार डालेंगे। तो ये जब बॉन्ड बनेगा वो तुमसे पढ़ाई करवा लेगा। अब पता लगा कि पतिदेव छोड़ गए कोचिंग तक, पैसे की कोई कमी है नहीं, घर पे भी खाना टाइम से बना है, मिल ही रहा, तो क्यों पढ़ोगे फिर? मतलब ही क्या है? समझ रहे हो मेरी बात?
तो पढ़ाई बहुत आसान है। वर्क क्या है, ये ठीक वैसा ही है कि जैसे आपको एक पौधे से फल चाहिए तो पहले पौधे को वैसा माहौल देना पड़ेगा। अब तुमने पता लगा पौधा है सेब का कश्मीर का और तुमने लगा दिया पीलीभीत में, तो क्या माहौल क्या दे देगा? माहौल चाहिए होता है ना, होता है नहीं होता है भाई। आप मैंने ट्राई किया था, सेब का पेड़ लगाया था, सेब आए नहीं। आए ही नहीं, क्योंकि उसको माहौल ही नहीं मिला। तो स्टूडेंट की पहली शर्त है माहौल। क्या शर्त है? माहौल। ठीक है, तो ठीक है प्रियंका, कल से पैदल आना है, टमटम से नहीं आना है, ओके? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद देखना, अरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है भाई। यही तो वो चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर जुनून आ जाता है कि नहीं अब तो होगा तो होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब आया बीज। तो बात हो रही थी, बड़ा अच्छा आंसर दिया नेहा ने, बहुत बढ़िया आंसर है कि ज़मीन में नाइट्रोजन कमी हो जाती है। उस नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए पौधे कीटभक्षी हो जाते हैं, वो कीटों को खा खा के अपना नाइट्रोजन पूरा करते हैं। और अगर मैदानी क्षेत्र में नाइट्रोजन कमी होती है तो पौधे क्या करते हैं? अगर मैदानी क्षेत्र में हमारे यहाँ कमी होती है, इसको कहते हैं राइबोजियम कल्चर। पौधे में गांठें बन जाती हैं जड़ में, जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं, पौधे को दे देते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ पौधे क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, जिसमें किस किस के नाम है? नेपेंथिस हो गया, घटपर्णी हो गया। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 इंडोनेशिया, नंबर 3 मेघालय। क्लियर? ये याद करना है ऐसे ही। अगला आ जाओ, इसका आकार लंबे घड़े की तरह होता है। कैसा होता है आकार? लंबे घड़े की तरह होता है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, जो ढक्कन लगा होता है। ये एक विशेष प्रकार की खुशबू, गंध छोड़ता है। पौधा, वो कीड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। वही वाली बात हो गई कि आप बढ़िया परफ्यूम लगा के आते हो ना, दूसरा तो वो जैसी गंध छोड़ता है, कीड़े मोटिवेट हो जाते हैं, वो आ जाते हैं इसके लालच में। और ढक्कन खुला, कीड़े अंदर, ढक्कन बंद, खा गया कीड़ा। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या करते हैं, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। घर जाके सर्च करना, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। पत्ती का ढक्कन लगा होता है, घड़े से खास खुशबू निकलती है और कीड़े थम जाते हैं। जैसे बढ़िया परफ्यूम लगाए और आप पीछे ही पीछे जा रहे हैं, ऐसा होता है। हाँ, पीयूष होता, पीयूष से मजा आता, पीयूष होता। प्रॉब्लम क्या, अपनी कोचिंग में लड़के हैं ही नहीं। अब आप कहाँ लड़का होता तो एक्सपीरियंस बता भी, मैंने पीछा करा है या मैं पीछे गया। अब सुपर टेट में पीयूष है तो वहाँ तो बताता है कि मैंने ऐसे वो बेचारा एक फंस गया, बहुत कर रहा। वो प्रीति का भाई है। वैसे लड़कों को तो हम पढ़ाते नहीं, लेकिन लड़के पढ़ाई पे फोकस कम करते हैं, उन्हें दूसरे काम ज़्यादा रहते हैं। और जो लड़के सीरियस होते हैं पढ़ने वाले, पढ़ते रहते हैं। लेकिन लड़कियों का क्या है, डबल गेम है। उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक अपने लिए, एक अपनी फैमिली के लिए, और दूसरी आने वाली समस्याओं से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लड़का कुछ नहीं करेगा तो मजदूरी तो कर लेगा, पत्थर तो तोड़ लेगा, अपना खर्चा चला लेगा। बट लड़की क्या करेगी? अगर वो पढ़ जाती है, शिक्षिका बन जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल ही रहा है अपना। भाई गवर्नमेंट सैलरी तो दे ही रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, लड़कियों को जब आपका सुपर टेट का रिजल्ट आएगा तो आरक्षण होता है, 2-3 नंबर आपको बढ़ा के ही मिलते हैं वहाँ पे। मेरिट में आपके कुछ नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, और बाकी लड़कियाँ भी कम नहीं है, बहुत अच्छे स्तर पर हैं, अच्छे से काम कर रही हैं। तो आगे देखिए, स्विट्जरलैंड में मैं कहानी बता दूँ, उसकी कहानी क्या है। ये आपने सैंडल देखे होंगे, हैं उसमें चुरमुर होती है, मैडम के में है, देखो इसको दिखा दो इन्हें इस तरीके से, इनको दिखा दो, हाँ समझ जाएंगे। उसको बेलक्रो कहते हैं। हाँ, अरे वो सैंडल में होता है बेलक्रो, उसकी कहानी है ये। हाँ, छोटे बच्चों में नहीं, बड़ों में होता है, दूसरे वाले सैंडल है उसमें है, ये है तो ये चीज़ है। ठीक है, ये बेलक्रो होती है। ये क्या होती है? बेलक्रो। तो स्विट्जरलैंड में बोल्को का आइडिया, बोल्क्रो का आइडिया आया। मतलब था क्या, एक बकरी चराने वाला बंदा था जो बकरी को चराता था। अचानक एक पौधा ऐसा आया कि उस पौधे में वो अपने, उसको कुछ और नाम लेते हैं, वो गोल गोल होती है और उसमें ऐसे वैसे वो लगे होते हैं। मैं आपको समझाऊं, एक ऐसी होती है और उसमें ऐसे ऐसे होते हैं, वो चिपक जाती है और तब हम उसको हटाते हैं। नाम मत बोलना उसका, जो तुम नाम बोलोगे मुझे पता है। तभी तो मैं कह रहा नाम मत लेना।
तो वही होती है, ठीक है, उसको बेलक्रो कहते हैं। वो जब चिपक जाती है उसके बकरी चराने वाले के, तब उसको इसका आइडिया आता है, तब वो तुम्हारी चुरमुर चुरमुर बना देता है। ये वो कहानी है। तो अब तुम्हें समझ आएगी इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में। लड़के का नाम क्या था, मेस्ट्रल। वो लड़का जो बकरी चलाता था उसका क्या नाम था, मेस्ट्रल। उसने क्या बनाई, बेलक्रो। उसने बेलक्रो बनाई। चुर सैंडल में इसका इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन ये आएगा, चुर का आविष्कार कहाँ हुआ, स्विट्जरलैंड। अब बनाई किसने, मेस्ट्रल ने। और इसका अच्छा नाम क्या है, बेलक्रो। और वो चिपकने वाली चीज़ होती है, उसी को देख के आइडिया आया उसके मन में, ठीक है। जो लकड़ वो होते हैं चरवाहे, जो बकरी चराते हैं, गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, इन्होंने कई खोजों में बहुत आविष्कार करा है। जैसे जो आप कॉफ़ी पीते हो, ये भी उन्हीं का आविष्कार है। इसमें क्या होता था ब्राज़ील में कि जो गाय भैंस चराने वाले चरवाहे होते थे, वो अपनी गाय भैंस बकरियों को छोड़ देते थे। बकरी जो वो क्या होता है, कॉफ़ी का जो कच्चा रॉ मटेरियल क्या है, कहवा से बनती कॉफ़ी। उसको जैसी बकरी चबाती थी और वैसे ही तांडव शुरू। तो उन्हें लगता था ये कोई एनर्जिक चीज़ है। तब वो क्या करते थे तब वो ये करते थे प्रियंका का असर किसी और पे आ गया, इस बात पे हंसी आ रही है। प्रियंका, कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं उधर अब। हाँ, इतना दूर का। अरे और क्या ट्रांसफ़र रहा। तो क्या होता था कि उन्होंने क्या करा, जब उसको टेस्ट करके देखा तो उन्हें भी एनर्जी लगी। तो उन्हें पता लगा कहवा पीने से एनर्जी आती है और मन फ्रेश हो, माइंड फ्रेश हो जाता है। तब उससे क्या बनाई, कॉफ़ी। चाय का आविष्कार भी ऐसे ही हुआ। चाइना में कैसे हुआ कि एक राजा जो थे वो अपने मतलब बैठे हुए थे बाग में, तो बाग में एक चाय का पेड़ था। वो खौला हुआ पानी वहाँ खौल रहा था। अचानक 2-4 पत्ते उस चाय के पानी में गिरे और उसका कलर बदल गया। और राजा ने जब उसे पिया, उसे बड़ा अच्छा लगा। तब उन्होंने कहा अब पानी खौलाओ, इसके पत्ते पानी में डालो तो दो। तो वो औषधीय काम करने लगा। माइंड तभी तो मैं कहता हूँ कि जब 4 घंटे तुम पढ़ लो तो आधे घंटे या 1 घंटे का रेस्ट कर लो। आंखें बंद करी, गीला कपड़ा आंखों पे लगाया, लेट गए। फिर 1 कप चाय बनाओ, उसमें 1 कॉफ़ी का पैकेट डालो चाय में और घोलो, पी जाओ। तुम अपने आप को ऐसा फ्रेश महसूस करोगे जैसा अभी सो के उठे हो। ये तुमको 2 बार करना है। एक जैसे स्टेप होता है 4 घंटे का, कभी भी 4 घंटे से कम की पढ़ाई नहीं कराई जाती है, ये एक नियम है। लेकिन जो नहीं करता है उसे क्या पता, उसका तो वो ये 2 घंटे या 1 घंटा पढ़ लिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कि पढ़ने का तरीका कैसा होता है, किस तरीके से हम तैयारी करते हैं, क्योंकि लगभग 15-16 घंटे का वर्किंग टाइम मेरा भी है। मैं भी स्टडी में और पढ़ाई में 15-16 घंटे, तो यही करता हूँ। जैसे 4 घंटे मैंने काम किया, माइंड फूक गया, 1 घंटे रेस्ट, फिर चाय कॉफ़ी मिला के पी ली, ऐसा फ्रेश हो जाते हैं मानो अभी उठे हैं। कॉफ़ी में क्या होता है, कैफ़ीन और निकोटीन। चाय में भी निकोटाइन और कैफ़ीन होता है, ठीक है। तो ये आपको एक्टिव करता है। फिर 4 घंटे पढ़ा और 4 घंटे पढ़ने के बाद फिर 1 घंटे का रेस्ट और फिर 1 चाय और 1 कॉफ़ी। और इसके बाद 4 शिफ्ट में मैं काम करता हूँ। 4 3 12 घंटे काम मेरा उधर हो गया। बाकी 4 घंटे आपको पढ़ाना होता है और सुपर टेट को लगभग 3 घंटे, तो 4-3, तो इस तरीके से काम खिंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है, आप भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं पढ़ने की, अगर जॉब चाहिए तो। और नहीं तो फिर ये ठीक वैसा ही मैटर होता है जैसा एक का पानी खोला 99 डिग्री पे, खोलेगा नहीं खोलेगा, सब बेकार हो गया। और दूसरे का खोला, हो गया, बस 1% कम रह गया। तो वही है कि एक ने मेहनत करी 100%, एक ने कर दी 200%, 200% वाले का सिलेक्शन हो गया। भाई आप जॉब में 1 नंबर से फेल हो या 40 नंबर से फेल, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मेहनत कर रहे हैं तो पूरी ताकत से करें, ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के करें। तो अब वो कह रहे हैं कि कुछ पौधे स्वयं अपने बीजों को दूर तक छिड़क देते हैं। क्या करते हैं, अपने बीजों को दूर छिड़क देते हैं। उनकी फली जो है फटती है तो बीजों को दूर तक फेंक देती है। जिसमें पहला नाम किसका आया है, सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और छिटक कर अपने बीजों को बिखेर देती हैं, ताकि जब वो पौधा मरे तो उसके बच्चे तैयार हो सकें, ठीक है। तुम लोगों को बड़ा नींद आ रही है, तुम भी जब आया करो कोचिंग तो चाय वाय पी के बढ़िया करके कॉफ़ी वॉफ़ी मिला के तब आया करो। 4 घंटे ऐसे फ्रेश रहोगे कि पूछो मत। मिर्ची को ऐसा है, अभी तो टाइम 4 घंटे लग रहा है, फिर कम हो जाएगा। ऐसा है ना, हमारी रणनीति जो है सिलेबस को कंप्लीट करना, फिर रिवीजन पे हम आएंगे। जब रिवीजन पे आएंगे तब टाइम आपका घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको 4 घंटे देना है। ये क्वेश्चन बहुत आया है कि मिर्च कहाँ से आई है, पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। कहाँ से, मैक्सिको से। और मैक्सिको कहाँ है, अमेरिका और के बीच में। भाई एक जगह है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका में मैक्सिको।
तो मिर्च जो आई थी वो मैक्सिको से आई थी। लाए कौन थे? पुर्तगाल देश के व्यापारी। क्लियर हो गया? मिर्च कहाँ से आई? जो तुम हरी मिर्च खाते हो। इस बार जो सीटेट है बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस चला है, ठीक है। तो मिर्च जो है कहाँ से आई है? मैक्सिको से आई है। और इसे कौन लेके आया है? अगली क्या है? बूंद 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 बूंद। ये किसकी कहानी है? तालाबों की। ये किसकी कहानी है? तालाबों की। बूंद बूंद दरिया दरिया, बूंद बूंद। भैया मैडम के पेपर ख़त्म हो जाएंगे 16 तारीख को, इसके बाद मामला फिर सही चलेगा। हालत खराब हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। इसके बाद सुपर टेट को खींचना है। तो बूंद बूंद दरिया दरिया, इसकी कोई कहानी सुना दो। प्रियंका भूल गए कहानी। रचना, अल्पना, दुर्गेश मैडम तुम भी भूल गई। तुम तो ना कहो, थोड़ी थोड़ी याद है, बताओ क्या याद है? बताओ। वेरी गुड, तालाब जुड़े हुए थे, सही बताया। और बताओ। ये कहानी है राजस्थान की। कहाँ की कहानी? राजस्थान की। सर कहते हैं तालाब को। सर कहते हैं तालाब का पर्यायवाची क्या है? सर। तालाब का पर्यायवाची क्या है? सर। 650 साल पुराने घड़सीसर। राजस्थान में जो तालाब होते हैं उन्हें कहते हैं घड़सीसर। इनका नाम घड़सीसर क्यों रखा गया? ये घड़सी राजाओं ने बनवाए थे। और इन तालाब की कहानी क्या थी? ये 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 ही लिखे हैं ना। 9 तालाब जो जुड़े थे कि इसमें पानी ज़्यादा हो जाता था तो कम हो जाता था इसमें, इसमें पानी ज़्यादा तो इसमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा इसमें। मतलब 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। और जब एक में पानी फुल हो जाता था दूसरे में, अरे कभी कभी शादी हॉल में देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा वो लगा होता है झरना टाइप का, एक के बाद पानी एक में, फिर एक के बाद एक में। हाँ, खड़े वाला, वो जो खपड़े जैसे होते हैं, वो इतनी नालियाँ टाइप की, वही तो है ये घड़सीसर। तो ऐसे तालाब बनाए गए थे कि अगर एक में पानी ज़्यादा होता दूसरे में। तो ये कह रहे हैं कितने साल पुराने? 650 साल पुराने। जैसलमेर के राजा घड़सी, जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर क्या बनाए थे? तालाब बनाए थे। 9 तालाब इसमें एक दूसरे से जुड़े थे। जब एक तालाब भर जाता था तो पानी दूसरे में चला जाता। अरे तालाब क्यों बनवाए? तालाब राजस्थान में क्यों बनवाए? क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी रहती है। लेकिन आज क्या हुआ? उन तालाबों को पाट के उस पर मकान बना दिए गए और वो तालाब बंद हो गए। तो तालाब बंद हो गए क्योंकि वहाँ मकान बना दिए। सावित्री मैम गई और प्लाटिंग कर दी। किसके लालच में? पैसे के लालच में। प्रकृति को नहीं देखा, पैसे के लालच में प्लाटिंग कर दी और सारे प्लाट काट दिए। और प्रियंका जैसे लोगों ने वहाँ पे अपने घर बना लिए। ना तो सावित्री मैडम ने सोचा कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ना प्रियंका ने सोचा। क्लियर हो गया यहाँ तक? घड़सी राजा, घड़सीसर, 650 साल पुराने, 9 तालाब आपस में जुड़े हुए। अलबरूनी एक राइटर था और यात्री था जो कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अलबरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान से आया था। इसने तालाब पर लिखा है। इसने जब इसके जन्म के 1000 साल पूरे हो गए तो इसके नाम का डाक टिकट भी छापा गया। क्या छापा गया? डाक टिकट। और ये कब छपा था? 1973 में। जब उसके जन्म के कितने हो गए? 1000। हमारे यहाँ किसी को सम्मान देने के लिए डाक टिकट पे उसका फोटो छाप देते हैं। मजा आ गया? तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने में छपा था? 1973 में। कितने साल पूरे होने पर? 1000 साल पूरे होने पर। उसने क्या लिखा है अपनी किताब में कि इस देश के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। हमारे देश के लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसने पहली बार इंडिया में तालाब देखे थे। उसके उज्बेकिस्तान में तालाब नहीं होते थे। तभी तो वो क्या कह रहा है कि लोग जब देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। किसको? तालाब को।
बहुत भारी भारी पत्थरों को लोहे के कुंडे और सरियों से जोड़कर क्या बनाए गए? तालाब। बहुत भारी भारी पत्थरों को किससे जोड़कर? बहुत भारी पत्थरों को कुंडे से जोड़कर क्या बनाए गए? तालाब बनाए गए हैं। और क्या कह रहे हैं? और चारों ओर क्या बनाए जाते हैं? चबूतरे। अरे वो जैसे आप उस पर चढ़ोगे डाम पे, नाना मतलब डाम पे जाओगे तो सीढ़ियाँ पड़ती हैं, उसी को कहना चाह रहा है चबूतरे। हाँ, चबूतरे टाइप मतलब चढ़ने के लिए बने हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? भारी पत्थरों को कुंडे और सरियों के माध्यम से जोड़ क्या बनाए गए? तालाब बनाए गए हैं। चारों ओर चबूतरे बनाए गए हैं और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे की ओर क्या है? सीढ़ियां हैं, ताकि लोगों को आने और जाने में परेशानी ना हो या परेशानी नहीं होती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? बताओ। इसको जैसा है वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा।